अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम मुकाबिल पब्लिक के साथ में खुशामदीद। मैं हूं मारिया जद्दून। मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लास्ट्रा साहब और आमिर मतीन साहब। नाजरीन, मोटरवे ज्यादती केस, गिरफ्तार मुलजिम शफकत का खातून से ज्यादती का इतराफ, मुलजिमान ने खातून की कार का पीछा कैसे किया और पुलिस शफकत तक कैसे पहुंची है, इस केस में मजीद क्या क्या तहकीकात हुई हैं और अब ये केस कहां पर है, इसके हवाले से इनसाइट पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। एक और स्टोरी जिस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, इस्लामाबाद में लाकानूनियत का एक बड़ा वाकया पेश आया है। पीटीआई एमपीए के खावन ने एडिशनल सेशन जज जहांगीर अवान को मार मार कर लहू लुहान कर दिया, जिस पर अदालत ने जज को मुअत्तल कर दिया। 24 घंटों के बाद जज के अदालत रुजू करने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, इस प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान के बाद एक और दामाद के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। इसकी इनसाइट क्या है, मजीद क्या तहकीकात हुई हैं और किस किस के खिलाफ वारंट जारी हुए हैं, प्रोग्राम में बात करेंगे। इमरान खान ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का मवाजना नवाज शरीफ के साथ क्यों किया, कैसे किया, क्या बुज़दार ने इसके अलावा इस जो केस में हम बात करेंगे कि क्या बुज़दार एक नया नवाज शरीफ बनने जा रहा है, इमरान खान ने आज इस हवाले से बात की है, उस पर बात करेंगे। वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की जानशीनी के लिए जोड़ तोड़ अरूज पर है। कौन बनेगा नया प्रिंसिपल सेक्रेटरी? लास्ट वीक के प्रोग्राम में हमने इस पर बात की थी। अब कौन बनने जा रहा है, नई क्या तहकीकात हो सकती हैं, इसमें आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे। सबसे पहले रऊफ क्लास्टर साहब, मोटरवे केस के हवाले से मैं बात की, आपने अपने वीलॉग में शेयर भी किया था और आपने कहा कि 24 घंटों के अंदर अंदर इस केस में कहां मोड़ आएगा और मुलजिमान पकड़ाए भी जा सकते हैं। अब केस कहां पे स्टैंड कर रहा है? एक मुलजिम पकड़ाया जा चुका है। बिल्कुल, मैंने और आमिर साहब ने, क्योंकि वीक पे हमारा वो शो नहीं थे, तो हमने इस पे ये लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स हमने कवर की थी, तो कुछ उसमें मैंने कहा थी, ये कही थी ये बात कि ये अगले ये नेक्स्ट ये 24 आवर जो हैं, तो ये केस जो है ये यहाँ रिजॉल्व भी होगा और बंदा जो है वो पकड़ा भी जाएगा। इस पे कुछ इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास, कुछ थोड़ी सी कोई रीडिंग थी, असेसमेंट थी, वो मैं आपके साथ ज़रा उस पर शेयर कर देता हूँ। एक तो ये था, ये जो पकड़ा गया था वकार, इन्होंने पकड़ा था और आके जिसने खुद अपनी वहाँ पे उसने गिरफ्तारी दी। एक बात तो क्लियर थी कि वो उसमें शामिल नहीं है। जो लोग शामिल होते हैं वो भाग जाते हैं, जैसे आबिद भाग गया, जैसे शफकत भाग गया, या दीगर लोग जो भी उसमें मुलव्वस हैं भाग गए। उसने आके सरेंडर किया, खुद उसने डिटेल बताई और उसका डीएनए जो है वो मैच भी नहीं कर रहा था। सो उसके बाद एक उसकी कॉमन सी बात थी कि ये बंदा तो इन्वॉल्व नहीं है। अब सवाल ये उठता था कि ये इन्वॉल्व नहीं है तो फिर कौन इन्वॉल्व है। तो मैंने उस वक्त भी ये बात की थी, मैंने कहा था कि जो भी यहाँ से लीड निकलेगी, इन्फॉर्मेशन निकलेगी, जो भी अगला बंदा पकड़ा जाएगा वो वकार से ही वो निकलेगा। क्योंकि वकार ने एक बात जो की थी, वहाँ से एक आपको थोड़ी सी कॉमन सेंस से ये नज़र आ रही थी कि उनका ये कहना था कि मेरे जो ये हैं मेरे नाम पे सिम कार्ड जो निकले हुए हैं वो 5-6 लोगों को उसने दिए हुए हैं। अब पुलिस जब ये दावा कर रही थी कि उसकी जियो फेंसिंग के ज़रिए हमने यहाँ पे कुछ टेलीफोन्स हैं उनको हमने आके नैरो डाउन किया कि फ़लाँ टेलीफोन जो हैं ये आपकी उसी लोकेलिटी में थे। अब उसमें ये डेफिनेटली आबिद का उनके साथ ताल्लुक बन रहा था, जो खुद भी वो उसको आके तस्लीम कर रहा था। अब इट वाज मैटर ऑफ टाइम कि उस पर कोई भी अच्छे कॉप्स जो हैं वो मेरा ख्याल बैठ के इसको 2+2=4 कर सकते थे। ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी है उनके पास लैब्स हैं, उनके पास क्रिमिनल का डाटा है, उनके साथ मेरा ख्याल है नादरा है और दीगर जितने भी इदारे लगे हुए हैं, तो वो आपने उसको आके प्रोसेस किया है। तो प्रोसेस के बाद ये साहब जो हैं, शफकत साहब जो हैं, पकड़े भी गए हैं और मेरा कल सामने भी आएंगे और बड़ी हद तक केस जो है वो सामने उसका रिजॉल्व हो गया। लेकिन एक जो अहम चीज़ है मेरा ख्याल अभी जो देखने वाली है वो ये है कि जब तक खतून का ये दावा है कि मैं किसी एक को पहचान सकती हूँ, मैं ये बड़ा ज़रूरी है इसकी क्रेडिबिलिटी रखने के लिए कि जिन लोगों को गिरफ़्तार किया गया है या जो लोग इसमें मुलजिम के तौर पर अभी मफरूर भी हैं, तो उनका बड़ा ज़रूरी है ये बात सामने आना कि खतून किसी एक आध बंदे को कंफर्म करे कि हाँ ये वही है। अगर उन्होंने ये कंफर्म ना किया, क्योंकि बार बार दावे से कह रही हैं
कि नहीं, मुझे उनका शफकत के जो है ये फ्रिया की गालबन उनसे बात हुई है, फ्रिया अदरीस जो हैं, फ्रिया अदरीस जो के एंकर हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि मेरी बात हुई है और वो ये कह रही हैं कि शफकत को उन्होंने निशानदेही कर ली है कि शफकत वही शख्स था। और फिर तो मेरा ख्याल है वही जैसे हमने कल कहा था कि खतून ने अगर उसको आके उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ही इज़ द गाय जिसने सारा कुछ किया है, तो फिर तो ज़्यादा इसमें बात नहीं रहेगी। अब इसमें हमने देखना है ये आबिद की जो कहानी है कि आबिद जो है वो अभी तक ये मफरूर है अपनी बीवी के साथ, बल्कि कुछ सर्कल ये भी बात कह रहे हैं जो मेरा ख्याल है किसी हद तक इस वक्त मौजूदा माहौल में शायद पाकिस्तानी लोग सोसाइटी या हम उस तरह नहीं देखते। मुझे याद आ गया कि थोड़ा सा मैं हवाला दे 7/7 बम्बिंग हुई थी लंदन में, वहाँ पे जो उसका जिसने लंदन में बम्बिंग की थी, और मेरा ख्याल अच्छे खासे लोग, आपको याद होगा 2005 का वाक़या, अगर मैं गलत नहीं कह रहा उस वक्त हुआ था वाक़या 7 जुलाई 2005 का था। तो उस वक्त बहुत सारे लंदन की सड़कों पे इसी तरह बम ब्लास्ट किए गए थे, उन्होंने बसेस को उड़ाया था, कुछ दीगर वगैरह। जो मास्टरमाइंड था वहाँ का बंदा, अब उसकी बीवी को उठा लिया गया था सर, वहाँ पे जाके पुलिस जो इन्वेस्टिगेटर थे इन्होंने उसकी बीवी को उठा लिया इन चार्जेस पे कि तुम्हारे मियाँ ने ड्राइंग रूम में बैठ के इन लोगों के साथ फलां के साथ पूरी प्लानिंग की, पूरा इन्होंने आके सारे का सारा कंस्पिरेसी की और तुमने इस पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। सो उन्होंने उसको पकड़ लिया था, बिल्कुल उसको उठा लिया था। उस पर बड़ा लंदन में शोर मच गया था। उन्होंने कहा जनाब कि आप जो है एक ये खतून को उठा रहे हैं जो इनोसेंट विक्टिम है, उसको नहीं पता कि उसका मियाँ वगैरह एंड कंपनी जो है वो क्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो सेम अब कुछ आवाज़ें ये भी कही जा रही हैं कि आपने कुछ ख़वातीन का आ रहा है कि शायद ये पुलिस ने उनको अपने पास रखा हुआ है, या गिरफ्तार तो नहीं कहेंगे हम, उनको रखा हुआ है ताकि फोर्स किया जाए कि वो जो उसमें ये हैं अब्सकॉन्डर हैं उनको आके सरेंडर करने मजबूर किया जाए। मेरे लिए तो पकड़े गए, मेरा ख्याल है एक आबिद है, ये शायद उसकी फैमिली के कुछ लोग हैं। बहरहाल एक अब इतनी रिवायात हमारे यहाँ मेरा ख्याल इतनी स्ट्रांग नहीं हुई जो यूरोपियन सोसाइटीज़ में है। लोग सिर्फ उस तक रहते हैं, क्रिमिनल तक रहते हैं। वो ये कहते हैं कि किसी के घर की कोई खतून को, उसके भाई को, उसके वालिद को, दीगर लोगों को आप नहीं उठाते। लेकिन हमारे यहाँ ये जो कल्चर है ये अभी इतना हम उस एडवांस स्टेज पे नहीं पहुंचे कि हम इन चीज़ों का अप्रिशिएट कि हमें फोकस उस पर रखना है। लेकिन पुलिस ये कह सकती है, यानी ऑन अदर नोट वो ये कह सकती है कि हमने उनको डिटेन किया है नॉट फॉर कोई क्राइम रिलेटेड या सरेंडर करने का, हम जस्ट पूछना चाहते होते हैं कि ये जो आपका हस्बैंड है, आपका भाई है या बेटा जो है वटेवर जो भी है, तो ये किस तरह की एक्टिविटीज़ में था, घर पे कोई बात करता था, नहीं करता था, कोई डकैती में था, पहले क्या केसेस थे, हिस्ट्री क्या थी। समटाइम पुलिस इस तरह की इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला लेती है, लेकिन फिर उन्हें नोटिफाई भी करना चाहिए और पब्लिक को मेरा ख्याल एतमाद में भी लेना चाहिए कि हमने कुछ लोगों को डिटेन किया है फॉर दीज पर्पस और हमारी उनसे क्या बातचीत हो रही है। लेकिन ये तो चले केस था जो क्लास्टर साहब ने पूरा डिफाइन भी किया है। मतीन साहब, हमने ऑपोजिशन का जो रवैया है इस केस पर, अगर मैं खासकर शहबाज शरीफ साहब की बात करूं, वो कोई इतना सीरियस नजर नहीं आ रहा था। मैं उस पर तफसीलन जो है बिल्कुल ये बात करते हैं शहबाज साहब के रवैये पे, मगर मैं पहले तो एक शहबाज शरीफ साहब को ये बता दूं कि ये बहुत बड़ी ज़्यादा बहस हो रही है कि जनाब ये जुरिस्डिक्शन किसकी थी, ये इसके लिए क्या FW थी, मोटरवे पुलिस थी, पंजाब गवर्नमेंट थी, क्या थी। तो ये आज ताहिर आलम साहब को मैं सुन रहा था, साबिक IG हैं, वो ये फरमा रहे थे और सही कह रहे हैं। उन्होंने कहा जनाब ये इसके लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो कमिश्नर लाहौर हैं, क्योंकि ये रिंग रोड पे ऊपर, लाहौर की रिंग रोड के ऊपर वाक़या हुआ है और लाहौर की रिंग रोड के लिए शहबाज शरीफ साहब ने ख़ास तौर पे ये करवाया था अपने दौर में कि इसकी जो पुलिस है वो डेजिग्नेट कर दी जाए, अंडर कमिश्नर सुपरविज़न दे दी जाए। सो उसका ये नुकसान है कि वो पुलिस जब आपको पता है DMG बाबूस को बड़ा शौक रहता है, क्योंकि इनसे अब पुलिस ले ली गई भी है कि हमारे डिस्कशन पे वो पुलिस रहे, तो इसके लिए जो इसकी हिफाजत के लिए और इसकी निगरानी के लिए जो है जो पुलिस को तयन की गई हुई है वो कमिश्नर लाहौर के अंडर है। तो सबसे पहले तो कमिश्नर लाहौर साहब बहुत ज़्यादा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। दूसरा उन्होंने कहा जी ये निज़ाम बनाया था ये शहबाज शरीफ साहब ने बनाया था और उस ज़माने में ये बड़ी बहस की गई थी कि ये ना करें, क्योंकि होता क्या है कि जब पुलिस को आप काट के पुलिस से एडमिनिस्ट्रेशन वालों को दे देते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दे देते हैं, तो वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। अगर उनको फौरी तौर पर ज़रूरत पड़ गई है तो उनका राब्ता जो बाकी ज़रूरत पड़ जाती है मोटरवे से या 15 वालों से, वो उस तरीके का राब्ता नहीं रहता। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लॉ जो था, इसकी जिम्मेदारी शहबाज शरीफ साहब पे है। बाकी उनकी शहबाज शरीफ साहब की तकरीर के ऊपर मैं ज़रा बाद में आता हूँ। मैं थोड़ा सा अभी ये जो केस है इसका ये मोरलेस
जहाँ तक निशानदही की ताल्लुक है ये मेरा रिजॉल्व हो गया है कि अब कम नज़र आ रहा है, ख़ास तौर पे विक्टिम की निशानदही के बाद, कंफर्मेशन के बाद कि ये शफकत वही शख्स था जो है। बाकी ये कहा जा रहा है कि एक तीसरा मुलजिम भी था जो कि वहाँ से आधे रास्ते तक आधे रास्ते तक गया था, मगर वो फिर ज्यादती के अंदर शामिल नहीं था, वो फिर गायब हो गया। और दूसरा सबसे बड़ा तो भी एक कसर रहती है कि मेन जो मुलजिम है आबिद अली, वो उसकी गिरफ्तारी अभी होनी है। मगर मैं समझता हूँ कि ये जो सारा वाक़या है और इस तरह के तमाम वाक़े जो है ये कम अज़ कम हमारी अटेंशन ड्रॉ करते हैं इस तरफ कि हमारा ये क्या लीगल सिस्टम, तफ्तीश का निज़ाम और ये पुलिस का निज़ाम जो है इसके ऊपर एक तमाचा है कि ये आबिद अली साहब अब बताया जा रहा है कि जनाब इनके ऊपर इस तरह के पहले 7 केसेस हो चुके हुए थे। उसके बाद एक रेप केस के अंदर, गैंग रेप के केस में माँ और बेटी का रेप किया गया था इन्होंने गैंग की सूरत में, काफ़ी लोगों ने, उसमें ये बरी हो गए। उसके बाद फिर एक और रेप का केस हुआ जिसके अंदर इनकी ज़मानत हो गई, ये ज़मानत पे थे और उसके बावजूद जो है ये उस पर कि ये कैसे इस तरह के लोग हो जाते हैं। दूसरा ये बड़ी बहस हो रही है कि बाकी ये ओवरऑल हमारे यहाँ ये केसेस के जो फिगर्स आ रहे हैं कि 1400 मुआशरे के ऊपर जो तमाचा है वो ये है कि 1400 रेप केसेस हैं। उसके बाद जो इंसान परेशान हो जाता है, जो चाइल्ड अब्यूज़, जो बच्चों के साथ ज़्यादती के केसेस हैं, ये आज पेश की गई है पार्लियामेंट के अंदर रिपोर्ट जो है, ये इमरान मकराना साहब हमारे रिपोर्टर वहाँ से लेके आए हैं कि खौफनाक फिगर्स हैं कि 10,000 बच्चियों के साथ पिछले 5 साल में 10,000 बच्चियों के साथ ज़्यादती है और लड़कों के साथ, बच्चों के साथ 7,242 केसेस हैं जो कि बच्चों के साथ ज़्यादती है। और ये पाकिस्तान उन मुल्कों में आता है जहाँ सबसे ज़्यादा ये जो फौज फिल्में देखी जाती हैं दुनिया भर में, वो पाकिस्तान में आता है। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है कि ये सिर्फ एक क्रिमिनल या जराइम का मसला नहीं है, ये मुआशरे का भी मसला है कि हमारे यहाँ जो है ये जो इतनी सेग्रीगेशन लड़के लड़कियों की और जेंडर के दरमियान कर दी गई है, ये उसका एक नतीजा है। मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अपने बचपन में याद है कि बचपन में हमारे यहाँ जो है ख़ानदानों में, कज़न्स में लड़कियों का लड़कों का मिलना जुलना, मेले ठेलों महलों पार्कों में, ये बड़ी आम सी बात थी। अभी हमने ओवर कई 20-30 सालों में हो गया है कि बसों में भी लहदा, स्कूलों में भी लहदा, मोहल्लों में ही लहदा, इवन ख़ानदानों में आप अपने जाते हैं तो भाई बहन कज़न्स जो हैं वो भी लड़के लड़कियों को जो है ना वो इकट्ठे नहीं मिलने दें। पेशावर शहर में चले जाएं, कई ऐसे पाकिस्तान के इलाके हैं खातून आपको 4-4 घंटे सड़कों में फिरे, एक खातून 50% जो कि पाकिस्तान की ख़वातीन की आबादी है कोई नज़र नहीं आता, और नज़र भी आता है तो इतना, मैं ये नहीं कह रहा खुदा ना खास्ता कि पर्दा नहीं होना चाहिए या हमारी जो भी मशरकी और इस्लामी रवायतें हैं बिल्कुल उससे नहीं, मगर कम अज़ कम एक नॉर्मल इंसान और एक नॉर्मल मुआशरा होता है उसमें ये वाक़यात कम होते हैं। तो ये खुदा के लिए इसको ज़रा लार्जर कैनवस पे देखें कि इस तरह के वाक़यात क्यों हो रहे हैं। लेकिन क्लास्टर साहब और आमिर साहब, आप दोनों से मैं सवाल करूंगी, एक केस, रेप का केस होता है जिसके बाद तफ्तीश चलती है, मुल्जिमान सामने भी आते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं कि एकदम ऐसे होता है कि लड़की साइड पर हो जाती है, सुलह सफाई हो जाती है, कुछ भी पीछे बैक पे रीज़न हो सकती है, उसके बाद हम फॉल्ट पर किसको रखें? जो विक्टिम है उसको रखें कि वो पीछे हो गई, निज़ाम को रखें, या जिसने रेप किया वो फॉल्ट पे है? खैर ये एक लंबी डिबेट है, इस पे एक अलहदा मेरा ख्याल है हमें एक प्रोग्राम की ज़रूरत है कि व्हाट आर द रीजंस के विक्टिम्स क्यों बैकआउट कर जाते हैं, सुलह सफाई क्यों हो जाती है, वकला साहबान अदालतों में कैसे कैसे सवालात कहते हैं, फैमिली की वो जिस फैमिली की बेचारी में ये ट्रेजिडी हो जाती है उनके लिए पूरा एक मुआशरा हमेशा के लिए स्टिग्मा, एक धब्बा सा बन जाता है। उनके बच्चे 7 नस्लें करते हैं ना, उनकी नेक्स्ट 7 नस्लों को हमारी कौम, हमारे लोग अभी तो जज्बाती है ना, बाद में उसके बहन भाई आते जाते मोहल्ले वाले जीना हराम कर देते हैं, वो घर छोड़ें, गाँव छोड़ें, वो मुल्क छोड़ें तो भी उनकी खैरियत नहीं होती। सो वो भी बेचारे मजलूम हैं कि किस किस को जाके बताएं, फिर उनके भाइयों को ताने देंगे। कई केसेस तो हमने ऐसे भी देखे हैं कि उन्होंने भाइयों को इतने ताने दिए गाँव में या किसी इलाके में कि उन्होंने बहनों को मार डाला।
ये अक्सर यही देखा गया कि जितने भाई गैरत में आके कर रहे होते ना, बहुत सारे लोग होते हैं जो जाके भाइयों को आते जाते इशारा करना, आंख मारना, ताना मारना, कोई सिख को या कमेंट कर देना, ताकि उसको मजबूर करेंगे कि वो जाके अपनी बहन को मारे, फिर गैरतमंद होगा और फिर हमारे मुआशरे के लोगों के दिल में ठंड पड़ेगी, बड़ा जवान का बच्चा निकला है। हमारे अखबारात के साथ प्रॉब्लम है, हमारे मीडिया के साथ प्रॉब्लम है। अक्सर पता क्या वहाँ पे हेडलाइन छपेंगी, एक बहादुर भाई ने बदचलन बहन का सर कत्ल कर दिया या उसको वो बदला ले लिया। ये हमारे अखबारात उठा के देख लें, बदचलन पहले से लिख देंगे, वो भाई को गैरतमंद करार दे देंगे और कारोकरी या इज्जत के नाम पे कत्ल, ये इज्जत है उसका ख्याल है, बहन को कत्ल करके वो इज्जत कमा रहे हैं और पूरा ये अखबारात में छपते हैं। कोई उठा लें, कल उठा लें आप, गैरत के नाम पे ये हमारा मीडिया ये काम करता है, लोगों को इनकरेज करता है, उनको सपोर्ट देता है और कल को फैमिली के लोग FIR कटवाते हैं, उन्हीं में से 16 सफाई हो जाते हैं क्योंकि मारने वाला अपना होता है। सो दैट्स वेरी एक जो आपने सीरियसनेस की बात की, ये बड़ा अहम इशू है, इस पे जो मेरा ख्याल है एड्रेस करने की ज़रूरत है। जो आपने सवाल किया था, आमिर साहब ने अभी एक बात की ना DMG वर्सेस पुलिस पे, मैं नहीं इनसे इत्तेफाक करता कि पुलिस जो है ना ठीक होगी है कि ये DMG इन पे कंट्रोल रखना चाहता। मैं भी ये समझता था इन्हीं की तरह कि शायद अगर इससे डिप्टी कमिश्नर के कंट्रोल से पुलिस निकाल देना, पुलिस बड़ी ठीक हो जाएगी। इन्होंने 2002 पुलिस आर्डर बनवाया, उसमें टोटल इन्होंने ले ली थी, इन्होंने अपनी आज़ादी ले ली थी, DMG क्लास को एग्जेक्टिव से हटा दिया था। हमारा भी यही ख्याल था, बहुत सारे हमारे भी दोस्त हैं, सुन रहे होंगे, नाराज़ हो रहे होंगे पुलिस वाले कि देखो जी आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। इनको 18-20 साल मिले, इनको 18-20 सालों में क्या किया सर इन्होंने? IG पे कोई चीफ सेक्रेटरी का दबाव नहीं था, एक कमिश्नर का नहीं था, RPO पे, डिप्टी कमिश्नर का DPO पे नहीं था, आज़ाद थे सारे के सारे। उठाएं तो सही, इनसे उठाएं तो सही। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि अगर आवाम कुछ बची हुई थी थोड़ी सी पुलिस मुकाबलों से, कोई आते जाते गोली मारने से, कोई थोड़ा सा कोई उस एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग से, वो डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर के रोल की वजह से बची हुई थी कि कोई ना कोई जुडिशियल इंक्वायरी हो जाती थी, कोई ना कोई खतरा हो जाता था। अब क्या होता, पहले तो इंक्वायरी नहीं होती पुलिस वालों में, अगर ये कर भी दिया है, इंक्वायरी करेगा तो कौन करेगा? पुलिस करेगी, कोई आपका जुडिशियल ऑफिसर नहीं करेगा। वो पेटी भाई बचाते हैं, हम भी बचाते हैं, पेटी भाई वो भी बचाते हैं। सो 18-20 सालों में पुलिस इतनी ताकतवर हो जाती, अपने आप इंडिपेंडेंट करती कि लोग कहते हैं हाँ हमारा इन पे ट्रस्ट है। इनके ट्रस्ट जिस तरीके से बुरे तरीके से टूटे हैं वो आपके सामने है। सो ये जब आमिर भाई ये कहते हैं कि नहीं, कि इन पे ऊपर ये नहीं होना चाहिए था, चेक नहीं रखना चाहिए, पुलिस पे नहीं रखना चाहिए और ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इनकी बड़ी पुरानी लड़ाई है DMG की और इसकी ये जो पुलिस वाली है। मेरा ये तजर्बा है कि पुलिस को बड़ी आज़ादी 18-20 साल आपने देख लिए, दे हैव बैडली फेल्ड टू डिलीवर। आपके सामने हैं कई वाकयात हुए हैं। अब पहले ये होता था कि कहीं ना कहीं दर्ज नहीं होती FIR छोड़ दे, पुलिस अब बिल्कुल आजाद है, वो जो चाहे कर ले, उनसे पूछने वाला कोई नहीं है। मां सिवाय अगर कोई बहुत बड़ा चीफ मिनिस्टर कोई एक्शन ले ले या कोई अदालत नोटिस ले ले, उससे कम पे पुलिस वाला कोई भी किसी को जवाब दे नहीं है इस वक्त जो मौजूदा हालात। मैं पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा दे दूं कि मैं 2002 के ऑर्डर पे जो पुलिस को इंडिपेंडेंट किया गया था, मैं उसके बिल्कुल हक में था, मगर वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। उसके इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, उसके अंदर दो चीजें थी उसके साथ शामिल। एक था पब्लिक सेफ्टी कमीशन कि अवाम को उनके ऊपर चेक रखा गया था कि अगर लोगों की तशफ़ी तसल्ली हो तो ये साथ है। दूसरा उसके साथ अटैच था लोकल बॉडीज के नाज़िम को आपने बहुत ज़्यादा इख्तियार दिए हुए थे कि पुलिस के ऊपर चेक हो, वो चेक रहे नहीं, DMG से भी निकल के मादर पितर आज़ाद पुलिस होगी। तो मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ, या तो वो चेक्स रखे इनके ऊपर, वो जो पुराने उसके अंदर थे, या नए चेक्स लेके आए। मगर एक मैं जरूर आपसे कहूँगा कि जो आजकल आपने इशू उठाया है और मैं आपसे एग्री करने लग पड़ा पहले कि इस्लामाबाद के अंदर जो क्राइम रेट है इस पर पूरा प्रोग्राम करेंगे बहुत ज़्यादा। ये कैपिटल क्राइम बनता जा रहा है। हमारा सारा फोकस कराची और लाहौर पे रहता है, यहाँ के आपके साथ शेयर करें कि यहाँ क्या हो रहा है। पर यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर के वो पुराना निज़ाम नहीं है, यहाँ पुलिस उसके अंडर है, पर यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ा। इशू ये नहीं है, इट इज़ नॉट अबाउट कौन कंट्रोल कर रहा है, पुलिस या DMG जो है। ये प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ा है जिस पर ज़्यादा बड़ी बहस चाहिए। अभी जो आपने उसकी तरफ इस पे हम ये कल प्रोग्राम पढ़ेंगे, क्योंकि आज US ट्रैवल ने भी एक अलर्ट जारी किया है इस्लामाबाद में जो अमेरिकन रह रहे हैं। अब हालत ये हो रही है कि इस्लामाबाद में आपने बाहर निकलना है तो कैसे निकलना है, उसको SOPs आज अमेरिकन ने जारी की। हालत ये हो गई इस्लामाबाद की, ये उसको जाके कोसार F83 में जाके बैठते थे ना, वहाँ डकैती का वाकया हो गया है तो उनको अब वो भी नहीं जा रहे सर। मेन सेक्टर्स में हो रहा है। आज तो पूरा कॉलम था कि इस्लामाबाद में इतनी वारदातें हुई हैं। चले इस पे हम जैसे का पूरा इस पे प्रोग्राम करेंगे। थोड़ा सा मैं जरा जो बात आपने पहले आमिर साहब से की थी पार्लियामेंट के हवाले से, जो पार्लियामेंट उस पे हुआ है, मतलब शहबाज शरीफ साहब ने वैसे तकरीर अच्छी करते हैं, पॉइंट्स बड़े अच्छे बनाए। अगर ये सोच लिया जाए कि वो
एक ऑलरेडी उनके अपने दौर के अपनी फेलियर्स हैं, कामयाबियां भी हैं, दोनों तरीक़ों से देखा जा सकता है। 10-10 साल उन्होंने किया। मुझे जो शदीद किस्म का एक वो होना शुरू हो गया, या मैं थोड़ा सेंसिटिव मैं उसको देखा है कि जब भी कोई रेप का बड़ा अहम इशू होता है, शहबाज शरीफ साहब को झुकते हैं बड़ी सोचते हैं। सर अगर आप मुझे अलाउ करो तो मैं क्लिप चलवा दूं। जरा वो झुकने के पहला मेरा ख्याल है एक मैं थोड़ा सा ज़ैनब कत्ल केस में एक उनका रवैया सामने आया था, और दूसरा आज का जो कौमी असम्बली में जिन्होंने तकरीर की है उसमें उन्होंने क्या कहा है, आप ये सुन लें, फिर इस पे कमेंट लेते हैं। 2-4 दफा नहीं, 8-10 कौंसल जाते हैं। जनाब स्पीकर, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। सॉरी सुबह जी प्लीज। अगर आपने उधर किसी से नजरें मिलानी तो मिला लें। नहीं जी प्लीज, नो क्रॉस टॉक। क्लासरा साहब, अब इसके बाद हम किससे नजर अब मिलाएं? ये आमिर साहब हमारे, अब जरा गौर फरमाएं, ये इस मुल्क के 4 दफ़ा मेरा ख्याल है वज़ीर आला रहे हैं, बाज़ 3 दफ़ा कहते हैं, 4 दफ़ा रहे हैं। इन्होंने वज़ीर आज़म के लिए मरियम नवाज साहबा से इनकी लड़ाई चल रही है पूरे ख़ानदान में कि अगला वज़ीर आज़म कौन बनेगा, मैं बनूंगा, भतीजी बनूंगा। सीरियसनेस देखें ज़रा, ये इस मुल्क के अपोजिशन लीडर हैं। आज पूरा मुल्क इस वक्त एक उसमें सदमे की हालत में, हर घर खौफज़दा हो चुका है कि क्या होगा नहीं होगा। उन्होंने ज़ैनब के साथ बैठे थे, इन लोगों को कोई सेंसिटिविटी, इनके ख्याल में सिर्फ वही जुल्म है, ज्यादती है, दर्द है, पेन है जो इनकी फैमिली के किसी के बंदे को हो सकता है, अल्लाह उनको भी ना दे, किसी को ना दे। इनके नज़दीक किसी और का दुख जो है ना वो दुख नहीं है। ये ज़ैनब उस पे केस पे बैठे हुए थे, उस वक्त देखें कि इतना बड़ा वाकया था, इतनी एक 6-8 साल बच्ची के साथ, वहाँ भी जोक्स हो रहे थे, पूरे का पूरा मजमा वहाँ कह के लगा रहा था, आपने सुन लिया। आज इतना बड़ा इशू था, वो उनको फिर भी जुगत मारना याद नहीं रहा कि स्पीकर साहब को कह रहे हैं कि जनाब आपने किसी से नजरें मिलानी है तो मिला लें, और उस पर उनकी मेहरबानी कुछ खवातीन ने शेमान के नारे लगाए हैं। तो स्पीकर साहब ने भी बड़ी ज्यादती की, असद कैसर साहब ने, जिस कुर्सी पे आप बैठे हुए हैं आपको उसका नोटिस लेना चाहिए था जनाब के, आप उस पे शहबाज शरीफ साहब कि आप जरा मेहरबानी फरमाए, झुकते ना मारे, संजीदा रहें, आप संजीदा रहें। वो क्या कहते हैं, वो खुद हंसने में शामिल हो गए। इससे हमारे मेल एटीट्यूड का अंदाजा होता है, मेल शेमनिज्म का, कि स्पीकर के नजदीक भी कोई मसला नहीं है। ये जो कह के आपने सुने हैं ये सारे मर्दों के बैठे थे। जो शेम के नारे आए हैं ये खवातीन की तरफ से हैं। सो शहबाज शरीफ साहब को थोड़ी सी काउंसलिंग की ज़रूरत है कि जब इतना बड़ा इशू हो, जहाँ पे कोई रेप केस हो, उसी वक्त ही आपको झुकते याद आती है, झुकते बाद में मार लिया करें। इतने बड़े फोरम पे आप करेंगे तो आपका पता चलेगा कि आप सीरियस भी नहीं है, आप ये सारे के सारे ड्रामा कर रहे हैं। यहाँ पे लोग, आपको कोई कंसर्न नहीं है खतून के साथ, किसी के साथ कोई हमदर्दी नहीं है, ये पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोरेंगे। चाहे उन्होंने की स्पीकर साहब ने बड़ी ज्यादती की, असद कैसर साहब को वक्फा दे रहा है कि मैं शहबाज शरीफ साहब से मैं भी कुछ कहना चाहता हूं, आगे मैं दूंगा। मैं ब्रेक के बाद मतीन साहब से भी इस पे कमेंट लूंगी कि ये सिर्फ शहबाज शरीफ का मसला नहीं, जितने भी हमने पार्लियामेंट में आज कह सुने उन तमाम पे एक सवालिया निशान है। साथ रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन। आमिर साहब, शहबाज शरीफ साहब तो कहते थे कि मेरे दौर में जितने भी फैसले होते थे वो मेरिट पर होते थे। जी, ये बिल्कुल वो सही कहते हैं कि उनके दौर पे मेरिट पे फैसले होते थे। वो मैं बताता हूँ कि मेरिट था क्या। मगर ये ज़रूर है कि आजकल पावर सेंटर्स क्योंकि पंजाब में और इस्लामाबाद में 5-6 हैं, तो जिसकी मर्ज़ी चल जाए तो वो अफसर लगवा लेता है। कभी इसके चौधरीयों की चल जाती है तो कभी बुज़दार साहब की चल जाती है, कभी फला 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 5-6 लोग हैं। मगर इनके दौर में मेरिट ये था कि वो जो भी अफसरान जिनको लगाया जाता था फील्ड के अंदर, तो उनका पहले इंटरव्यू, ये कल जो फरमा रहे थे साहब परसों, हमजा शहबाज साहब के पास पेश होता था, बाई लाइन के अंदर लगे होते थे सारे, उनका वो इंटरव्यू होता था। और इंटरव्यू ये नहीं उसका होता था कि उसकी काबिलियत कितनी है, ये देखा जाता था, उसकी लॉयल्टी चेक की जाती थी कि इसकी हमारी 3 पुश्तों के साथ ख़ानदानी लॉयल्टी पहले की क्या थी, अब ये क्या हमारे से कमिट कर रहा है और किस हद तक जाएगा। और हमारे तमाम जो दोस्त और हमारी पार्टी के जो लोग होंगे उनको हर किस्म के जराइम से पाक रखा जाएगा और हमारे दुश्मनान को जो है ना जहन्नम रसीद करेगा, और जिस जिस तरीके से भी तंग किया जा सकता होगा तंग करेगा। ये मेरिट था। उसके बाद जब वो पहले टेस्ट से पास कर जाता था तो फिर शहबाज शरीफ साहब वो उसके पास आते थे, और MPAs वगैरह को हर एक को इसलिए वो अपने अंडर रखते थे कि वो उनको ये काम था कि इनका जो भी काम हो वो पहले मुझसे एहसान करके कि अच्छा ये आपका ये जायज़ काम भी है, मैंने कह दिया तो ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, जो इस मेरिट पे आते का नहीं। दूसरा,
ये जो सारा आज भुगत रहे हैं पुलिस का और ये डीसी शिप्स का निज़ाम जो धर्म भरम और ख़राब हुआ है। अभी जो हम कह रहे थे कि ये तमाचे जो मुआशरे पे और ये जो पुलिस के लीगल सिस्टम के ऊपर, जुडिशल लीगल पुलिस निज़ाम के ऊपर जो तमाचे पड़ रहे हैं वो इन्हीं का दिया हुआ है। 30 साल से 40 साल से पंजाब ये लोग ही चला रहे थे ना, तो ये इन्होंने ये मैंने जिक्र किया था कि राना मकबूल साहब फॉर एग्जांपल अपने ज़माने में पुलिस मुकाबलों का कल्चर इन्होंने दिया। ये कैरेक्टर्स ये जो आबिद बॉक्सर, इंस्पेक्टर नवीद, ये जो है इन्होंने गुल्लू भट्ट, मतलब गुल्लू भट्ट तो छोटी सी चीज़ था, बेचारा लाठियाँ मारने के लिए हुआ था, ये बंदे फड़काने वाला था। और जो जुल्फ़कार चीमा साहब हैं वैसे ईमानदार आदमी हैं, मगर वो ओपनली दाई थे, वो पब्लिकली कहते थे कि पुलिस मुकाबले ही ज़रूरी हैं। कम से कम 2 आईजीज़ ने मुझसे डायरेक्टली कहा कि जनाब हमें डायरेक्टली हुक्म होता था कि फड़का दो, ये वाला होता था, डायरेक्टली ऑर्डर आते थे। और उसमें फॉर एग्जांपल मुझे याद है गुजरात में ये आईजी साहब ने, रिटायर्ड आईजी साहब ने मुझे बताया कि जब मैं गुजरात में पोस्टेड था तो वहाँ पे आपको याद है ये चौधरी बरादरान भी कोई इतने नेक लोग नहीं हैं, इन्होंने एक वजारत फोर्स बनाई हुई थी अपनी, वो एक 300 लोगों की एक इलाके के थे जो बंदूकें लेके चलते थे और इस तरीके से पूरे गुजरात में दहशत फैलाई जाती थी। तो शहबाज शरीफ साहब जब आ गए तो इन्होंने कहा ये पूरी वजारत फोर्स अड़ा दो। वो वजारत फोर्स थी वो आधी जो थी वो नून लीग में शामिल हो गई। जब उनके ऑर्डर हो गए कि जी बाकी को पकड़ लिया तो वो बाकी ही आगे, उन्होंने कहा जनाब अब तो हम आपकी तरफ आ चुके हैं। तो आधे छुड़ा लिए गए, कुछ को फड़का दिया गया और कुछ को वो कहते हैं कि जनाब बिल्कुल कुछ लोगों को नाजायज़ भी ऐसे ऑर्डर आते हैं। हमने कहा जनाब इसका कोई ताल्लुक नहीं है इस बंदे का, ये सिर्फ आपका सियासी विक्टिम है। वो नहीं जी, बस जिसको जो नहीं इम्प्लीमेंट करता था ऑर्डर उसकी वो मेरिट पे नहीं था पूरा आता, फिर उसका मेरिट ख़राब हो जाता था, उसको सुबह बदल कर दिया जाता था। और मैं इस तरह की कई, अगर ये वो इख्तलाफ करें तो वो मैं आईजी साहब, वो मैंने आज पूछा उनसे एक आधे से कि अगर ये मैं कह दूं और वो आगे से इख्तलाफ करें, उनका जनाब फिर मैं गवाही देने के लिए हाजिर हो जाऊंगा। तो ये मेरिट था। ठीक है, मूविंग टू एन अदर टॉपिक। पहले कि उस पे जाएं, ज़रा बड़ा अहम इशू आपने भी लेके आना है, जो जहाँ पे जज साहब और एमपीए के उसकी खतून की बात है। जो बात अभी आमिर उसमें कह रहे हैं कि पोलिटिसाइज जो किया गया, पुलिस वाले ये भी रोना रोते हैं, हम मतलब उन पर ज़रा सख्त तो हम रहते हैं। वो ये भी बात कहते हैं कि जहाँ पे जब लाइकिंग डिसलाइकिंग पे इन्होंने कई बड़े ऑनरेबल ये पुलिस अफसर थे जिनको इन्होंने शहबाज शरीफ साहब एंड कंपनी ने सिर्फ इस वजह से नहीं दिया कि वो इनके क्लाउड में नहीं, मैं नाम भी ले सकता हूँ एक आध के जो मैं जानता हूँ, तारिक कुरैशी साहब हैं, बड़ा नाम है, वेरी ऑनरेबल, उनके जब तक ये रहे कोई पोस्टिंग नहीं मिल सकती क्योंकि वो इनके फेवरेट में नहीं है या वो लॉबिंग नहीं है या वो हमसे के आगे जाके इंटरव्यू नहीं देते। ये मैं उस दिन भी कहा है मैंने कि ये बड़े जो बनते हैं आज ये संभाले नहीं जा रहे पंजाब में, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और बड़े बड़े यहाँ पुलिस अफसर, इनसे पूछें कि इनकी लिस्ट निकलवा लें ज़रा कि किस किस ने हमजा शहबाज को बैठ के इंटरव्यूज़ दिए हैं, उनको कमिटमेंट दिए, उनको एलिजेंस दिए, ओथ ऑफ इन्होंने एक वफादारी के ओथ दिए। उस वक्त इनकी कोई, आपको याद होगा डीएमजी की भी इनकी अपनी एसोसिएशन, इन्होंने कभी उसको बादर नहीं किया। इनके पुलिस वाले को अपनी एसोसिएशन, कभी किसी के ज़मीर ने कभी किसी को नहीं कहा कुछ किसी को। ये तारिक कुरैशी साहब को तो मैं एक नाम ले रहा हूँ, दर्जनों नाम मैं आपको बता सकता हूँ कि जो इनके, अच्छा इनको कहते थे गो गेटर्स, आपको हुक्म देने, आपने बंदे मारने पड़े, बंदे फड़का दें, आपने किसी को उठाना है, मारना है, पकड़ना है। जो पुलिस बिल्कुल जो पुलिस की तबाही हुई है, बर्बादी हुई, जिसकी वजह से KPK में इनका नाम बन गया था। नासिर दुरानी साहब का नाम क्यों बन गया था? इसलिए बन गया था कि नासिर दुरानी साहब ने कंपैरेटिवली पंजाब के निस्बत उन्होंने डिफरेंट सूबा चला। मुश्ताक सुखेरा साहब ने क्या कहा था, सलीम साफी साहब का इंटरव्यू था, उन्होंने कहा पंजाब में तो बदमाश कल्चर है, उसने कहा गाली कल्चर है यहाँ पे, मैं ठीक नहीं कर सका। ये सलीम साफी साहब के प्रोग्राम में उन्होंने खुद माना। और मॉडल टाउन का वाकया जो हुआ था, हमला औरतों को गोलियां मारेंगे। और शहबाज शरीफ उस दिन फरमा रहे थे कि मुझे तो 12 बजे पता चला, टीवी से पता चला। शहबाज शरीफ साहब जिनके बारे में कहते हैं 24 घंटे सोते ही नहीं है, वो कहते हैं मुझे 12 बजे टीवी से पता चला। अच्छा, हर एक का यहाँ पे कोई ना कोई इन्होंने अपना एक टफ गए, वो माफियाज के हैमर होते हैं, माफिया की एक टर्म होती है हैमर। ये हैमर ये होते हैं जिसने जाके बंदे मारने होते हैं, वो हैमर होता है माफिया के टर्म में। हर एक के पास हैमर रहा है, जैसे आपने अभी नाम लिया, 2 चलिए। इसके अलावा भी ग्वालबंडी के मोनी रोड के इनके रिश्तेदार थे जिनको ये होता था कि उनके लोगों को बचाया जाता, उनसे भी काम किया जाता। हैमर इनके थे, जैसे उनका राना मकबूल साहब का नाम आया, जो जरदारी साहब ने बाद में कहा जी मेरी जबान काटने के लिए, इन्होंने आईजी यहाँ पंजाब से उठाया, इन्होंने सिंध में आईजी साहब लगा दिया कि इन्होंने टाइट करना था, जरदारी साहब इन कंपनी को टाइट करना था, इनका अपना एक हैमर था। अच्छा, फिर इनका जरदारी साहब का पीपल्स पार्टी का अपना हैमर था, रॉ अनवार, जिसको बारे में जरदारी साहब ने कहा था बहादुर बच्चा है,
और जिसकी वजह से पूरी पीटीएम बन गई है। ये पख्तून आपकी तहरीक नेशनलिज्म की जो खड़ी हुई है पीटीएम, वो उसी अनवार साहब की मेहरबानी की वजह से बनी है, जिन्होंने मार मार के पूरे कराची में पख्तूनों को या दीगर लोगों को उन्होंने पूरी एक पार्टी खड़ी कर दी जो आज इसके लिए पाकिस्तान के हवाले से इश्यूज हैं। इनके अपने हैमर्स अब इसमें आना शुरू हो गए। सो हर पार्टी को एक हैमर चाहिए। ऐड में कर दूं, सिर्फ तकलीफ दे बात ये है कि अब ये पीटीआई ने भी उस पे लोग शोर तो बड़ा मचा रहे हैं सीसीपीओ लाहौर के लगने पे और आईजी पंजाब के लगने पे, तो ये भी उन्हीं के पैटर्न पे चले गए हैं। तो शोर अब चीखें नून लीग की आ रही हैं, पर तकलीफ ये है कि पीटीआई का ये क्लेम था कि हम ये नहीं करेंगे। जो है उनकी उस पर जा रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली शायद इनको बड़ा सूट करेगा, रिजल्ट भी ले लेंगे, मगर ये फिर इनके दावे के जी हम नया पाकिस्तान है, ये फिर नया पाकिस्तान नहीं, ये उन्हीं वाला पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं। इस्लामाबाद नहीं चल रहा। हम आपको अगले 1-2 दिनों में कल परसों इस पर बात करेंगे, आज इस मौका नहीं है। इसी हवाले से इस्लामाबाद में जो एक लाकानूनियत का एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है, जिसमें हमें देखा कि रेड जोन में एमपीए के शौहर और एडिशनल जज के झगड़े का जो एक मामला सामने आया है, जिस पर हमने ये देखा है कि एमपीए के जो खावंद है उन्होंने एडिशनल सेशन जज जहांगीर आवान को मार कर लहू लुहान भी किया है। सर, इस पर क्या इंसाइट है? अब सुने आमिर साहब, मैं पिछले 2 महीने से इस्लामाबाद के मुसलसल लॉ एंड ऑर्डर पे मेरा ख्याल में थोड़ा सा दावा कर सकता हूँ। मैंने ट्विटर पे, उन दिनों टीवी शो नहीं था हमारे पास, तो ट्विटर पे मैंने जितना मुझसे हो सकता था मैंने किया। एक लड़का इसरार अहमद, वो राजपूत है, वो बड़ा अच्छा, वो नेशन का रिपोर्टर है, वो बड़ी अच्छी स्टोरीज लाता है। और नेशन का दानिश लड़का है, मेरा ख्याल क्राइम रिपोर्टर है, वो भी कोई लगा रहता है। ये 2-3 लड़के हैं, कोई और कर रहा हो तो प्लीज़ मुझे बताएं, मैं ज़रूर उनको क्रेडिट दूंगा कि स्टोरीज लाते हैं, ये करते हैं सारे। उनकी खबरें उठाई, मैंने ट्वीट करने शुरू किया, खुद मैंने दिलचस्पी लेना शुरू की। इस वक्त इस्लामाबाद की जो हालत हो, सारे मेरा मजाक उड़ाना शुरू हो गया। मैंने 3-4 एंकर दोस्तों को कहा, मैं कि खुदा के लिए इस्लामाबाद तबाह होता जा रहा है, बर्बाद होता जा रहा है, आप इस प्रोग्राम करें। कहते रेटिंग नहीं आती। मैं कि जिस दिन कोई गाड़ी छीन लेगा आपकी, कोई हमारे घरों में घुस जाएगा, फिर मैं रेटिंग आएगी, उस दिन खबर छपेगी फलां एंकर के घर पे डाका, इतने लोग उसमें। इस्लामाबाद में खबरें छुपाई जा रही है, एफआईआर नहीं दर्ज कर रहे, ये लोगों को बता नहीं। अभी ये देख लें, जज साहब वाला वाकया हो, 24 घंटे बाद एफआईआर दर्ज हुई है, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस का कल्चर बन गया है कि कोई एफआईआर नहीं देनी हमने, ताकि लोगों को पता ही ना चले क्राइम क्या हो रहा है। आज यूएसए ने अपनी ट्राइबल उन्होंने दी है एडवाइजरी, इट्स ए शेम कि इस्लामाबाद शहर में हमारे शहरी निकलते हुए बैग लेके ना निकले, पैसे लेके ना निकले, फला जगहों पे ना हो रही। इस्लामाबाद की बात हो रही है। सेफेस्ट प्लेस इमरान खान साहब कहते थे कि हम रिफॉर्म लाएंगे और ऐसी पुलिस देंगे कि लोग आशश करके उठेंगे, बल्कि स्कॉटलैंड यार्ड के या उस एफबीआई के लोग जो है हमारे पास आएंगे ट्रेनिंग लेने के लिए, ऐसी पुलिस कैसे बना ली है उनके शहर में। आमिर साहब, इस मसले को कुछ सीरियस नहीं ले रहा। इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। इस्लामाबाद ये कैसे क्रिमिनल से भर गया है और कैसे रोजाना यहाँ पे रॉबरीज हो रही हैं, डेक्विसी हो रही हैं, गैंग्स आए हुए हैं। ये वाक़या देख लें सर, इट शोज द कैलिबर के रेड जोन। लोगों को अंदाजा नहीं है कि ये किस जगह पे ये वाक़ है। इसके साथ फ्रेंच एम्बेसी है सर, इसके पीछे टोटल आपके एम्बेसीज होती हैं, आपका साथ में आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उसके साथ आपका पीएम हाउस है, आपका ऐवान सदर है, तो साथ में आपका कैबिनेट डिवीजन है। पूरी हुकूमत ये वहीं पे है जहाँ पे पेट्रोल पंप है। उस पे जाके उसको दाद दें, वैसे उसको एमपीए साहबा के खामिद को, जिस तरह का वो वाइल्ड होके उतरा है और जिस तरह का जाके उसने मारा है जज साहब को, ये उनका है। और ये इमरान खान साहब की पार्टी का, चलो कोई और होता तो हमें समझ में आता, पावर देखें, उन्होंने मारा। अब आगे जज साहब की देखें, वो कहते हैं मैंने सेल्फ डिफेंस किया। भाई आपको वो मार रहे थे, आप आगे से आपको फिजिकली रोकना चाहिए था। आज जज साहब का जहन देखें, गुस्से में आ जाता है ना बंदा, यू नेवर नो। उन्होंने पिस्टल निकाल लिया, उनको ये नहीं पता कि पिस्टल आपने किस जगह पे निकाला, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है आज उन्होंने उनको चीफ जस्टिस साहब ने मुअत्तल किया है। और बिल्कुल मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि सेल्फ डिफेंस किया है। ये सेल्फ डिफेंस था, लेकिन डेंजरस ये सेल्फ डिफेंस था। पेट्रोल पंप था सर, अगर ये गोली तो कुछ भी अलाउ होता है ना? नहीं, आप पेट्रोल पंप पे खड़े हैं, अगर आपकी गोली कोई जाके लगती उसमें जहां से पेट्रोल आ रहा है, जहां से लग रहा है किसी के उसमें लगती, ये तो ब्लास्ट होना था। ये तो पूरे की पूरी आपको आग लगनी थी, सब कुछ आपको वो करनी थी। उन्होंने पिस्तौल निकाला बगैर देखे कि पेट्रोल पंप पे खड़े हैं, एंड ही स्टार्टेड फायरिंग। उनकी दाद है जिन्होंने जाकर उनको मारना शुरू कर दिया मेरे साहब, और किसी का कोई खौफ नहीं है, दोनों को कोई खौफ नहीं कि हमारा कुछ नहीं कर सकते। ये सोशल और पॉलिटिकल कल्चर है पाकिस्तान का, यही बन गया, यही रोना रोते रहते हैं। इसलिए उसकी वजह से कि एक एमपीए साहब हैं और वो हुकूमती पार्टी के हैं, और एमपीए के हस्बैंड साहब हैं, तो दूसरे जो हैं वो जज साहब हैं। तो दो हाथी जब लड़ पड़ते हैं, वीवीआईपीज जो हैं, तो फिर ये होता है कि उसके अंदर किसी को परवाह नहीं होती कानून की। तो जब ये लोग ये करेंगे तो वो है।
हमारे पे शायद ये बड़ा ये आम तासुर ये होता है कि जनाब ये साफ़ी जो है ना, ये पता नहीं कितने ताकतवर या बियॉन्ड, ये तनकीद होती रहती है। ये जो FIR के जिक्र करते हैं, मैंने कभी मुनासिब नहीं समझा कि मेरी अपनी ज़ाती वाले से अच्छी नहीं लगता बात करते हुए। मेरी अपनी बेटी का F10 के ऊपर जो है वो छीन के फ़ोन ले गए, आपकी बेटी का? मेरी अपनी बेटी का, और वो मुझे एप्लीकेशन उसने दे दी, उसने वो कर दिया। 3 महीने बाद मुझे IG साहब को फ़ोन करना पड़ा सिर्फ उसका FIR दर्ज कराने के लिए। 3 महीने आमिर जुल्फ़कार साहब का। फिर उन्होंने बाद में जी एक मुझे खोखा ला दिया कि जी ये आपका फ़ोन पकड़ा गया। मुझे आज तक नहीं पता कि वो चोर का क्या बना, पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया, क्या किया गया। उसके बाद मेरे अपने ख़ानदान में 2 मज़ीद डकैतियाँ हो चुकी हुई हैं सिर्फ उसमें, और चोर की दफ़ा नहीं पकड़े जाते, मगर इस रसाई के बावजूद जो है वहाँ पे ना FIR दर्ज हुई, ना कोई तफ्तीश हुई, ना कोई पुलिस वाला गया, घर पे नहीं गया कि पता करने के लिए कि वकूए पे चले जाए महीनों और हफ्तों। तो हमारा ये हाल है, तो आम आदमी जिसकी कोई रसाई नहीं है उसका क्या हाल होगा, ये हम इस पे सेपरेट प्रोग्राम करेंगे। सेपरेट प्रोग्राम भी करें, इसका लिंक भी जो इस्लामाबाद में जितने जराइम हैं उनसे लिंक करते हैं। यहाँ पे ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि इमरान खान साहब ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का मवाजना नवाज शरीफ साहब से क्यों किया है। साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें हमने देखा है कि जो इमरान खान साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का मवाजना उन्होंने नवाज शरीफ साहब से किया है। क्यों किया है, क्लासर साहब जानते हैं। क्लासर साहब, क्या हम देख रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में बुज़दार साहब एक नया नवाज शरीफ बनने जा रहे हैं? बड़ा अहम सवाल पूछा आपने, वेरी वो कहते हैं ना जूसी एंड क्रिस्पी क्वेश्चन, कि अब वो जवाब वो ये दे रहे हैं कि जब उनसे सवाल पूछा कि आप बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस के हवाले से, अब जस्टिफिकेशन सुने उन्होंने कहा जनाब कि क्योंकि यहाँ बुज़दार साहब से पहले नवाज शरीफ साहब जब आए थे तो वो नवाज शरीफ साहब भी मीडिया को फेस नहीं कर सकते थे, क्वेश्चंस नहीं ले सकते थे। तो बुज़दार साहब के साथ भी वही मसला उन्होंने एक ऐसा बंदा ढूंढा है जो 1983 में रह रहा है, मतलब 1983 में नवाज शरीफ साहब आए थे ना। जरा जहन देखें, वो कहते हैं ना एक मूवी नहीं है, आप आमिर साहब ज्यादा देखते हैं, बैक टू द फ्यूचर के बैक टू द पास्ट, बैक टू द फ्यूचर, मतलब लोग बैक टू द फ्यूचर एक अजीब सी टर्म है, आम आदमी को जरा जहन इसमें लड़ाना पड़ेगा। बैक टू द पास्ट होता है, तो ये बैक टू द पास्ट होता है, तो ये मूवी का नाम है बैक टू द फ्यूचर। तो वही मेरे जहन में आ रहा है बैक टू द पास्ट के नवाज शरीफ साहब 1983 में आए थे और वो पॉलिटिक्स में आए थे, उस वक्त वजीर बने थे, पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, फिर 85 में वजीर आला बने। इमरान खान साहब का जरा कंपैरिजन देखें कि आज यहाँ 2020 में 21वीं सदी में वो बंदा 20वीं सदी के से भी 20 साल पीछे का लेके आए और फिर उसका दिफा कर रहे हैं कि सिर्फ एक चीज़ में कमज़ोर है, वो मीडिया को सामना नहीं कर सकते। इट्स ए पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट फेसिंग द मीडिया, क्वेश्चंस, क्वेरीज और ये सारी चीज़ें। अगर बंदा आर्टिकुलेट नहीं है, वो चीज़ों को क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकता, अगर उसको कोई है तो फिर आपको चाहिए था, दुनिया भर में तरीके होते हैं, मसलन ये ज़रूरी नहीं होता नोबडी इज बोर्न ए जीनियस, तो फिर आप उनके काउंसलिंग के सेशन करवाते हैं, उनको कोई वहाँ पे बैठ के उनके साथ स्पीच कोई थेरापी के लोग बिठाते हैं, उनको कोई बड़े बड़े लोग जी उनको करते हैं, उनको समझाते हैं, उनको बिठा के एक मिरर भी होती, थेरापी होती है कि मिरर के आगे बोला जाए, ये बड़े बड़े एक्टर्स करते हैं। सम टाइम आई डू दैट कि मैं अपने आप को थोड़ा सा ठीक करने के लिए मैं करता होता हूँ। फिर आपको ये चाहिए था, ये लर्निंग जॉब है, ये आमिर साहब एक ना जॉब, एक आमिर साहब टर्म निकाल रहे, इंटर्नशिप हो रही है, जैसे आप लेने के लिए आई थी हमारे पर 92 में और आपको नहीं मिली थी, तो ये इंटर्नशिप हो रही है, सीखने का काम चल रहा है कि भाई साहब कि आप आएँ और यहाँ सीखें। वो कहते हैं लर्निंग एट जॉब, ये जॉब पे हम सीख रहे हैं, जॉब पे नौकरियाँ हो रही हैं। खान साहब खुद भी कहते हैं कि जनाब कि मैं भी आया हूँ, नया आया हूँ और मुझे नहीं पता था, मैं भी सीख रहा हूँ। सो ये पाकिस्तान जो है ना, ये सीखने के लिए बना है। 72 साल बाद भी अभी हम सीख रहे हैं। अच्छा, खान साहब भी सीख रहे हैं, खान साहब के वजीर भी सीख रहे हैं। 22 साल की जद्दोजहद वो कहाँ गई फिर? वही आज उन्होंने बता दिया ना, अपना भी बता चुके हैं कि 22 साल मैंने बैठ के सीखता रहा हूँ, और सीखने के बाद वो कहते हैं कि मुझे कुछ पता नहीं। खैर ये उनकी समझदारी भी है, अगर वो मानते हैं कि मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान कांट अफोर्ड इट। अब पोजीशन में थे तो खान साहब कहते थे कि मेरे पास हर मसले का हल मौजूद है, मेरे पास ये दुनिया भर के ज़हीन लोग हैं, हर चीज़ पे उनके पास कमेटी है, एक एक बंदा चुन के वो सेल करते थे कि इससे बेहतर बंदा ही कोई नहीं है, एक लफ्ज़ उन्होंने सीखा है। अब ट्रंप साहब को देखें ना, अब कभी कभी इनके लफ्ज़ों के इंतखाबात को देखें, बड़े मिलते हैं बाज़ दफ़ा। आप उनके प्रेसिडेंट, उनके ट्रंप को देखें और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को देखें, ये हर बात पे खान साहब के बड़े ज़बरदस्त आदमी, वो कहते हैं ही इज़ ए फैंटास्टिक, ही इज़ ए वंडरफुल, ही इज़ ए ज़बरदस्त। ये 2-4 चीज़ें होती हैं ना, आप उसमें एडजेक्टिव लगाते हैं बंदों को उठाने के लिए।
सो ये चीज़ें जब आप उस पर कहते हैं बंदा बड़ा ज़बरदस्त है, वो कहते हैं उन पर करप्शन का कोई केस नहीं, बकौल उनके नायब की 2-4 पेशा भुगे चुके हैं। और कोई अगर शहबाज शरीफ दौर का होता, नवाज शरीफ साहब का होता, पीपल्स पार्टी का होता, तो खान साहब कहते हैं फ़ौरन बंदे को टांग दें, नहीं टांगा तो इसका मतलब है चेयरमैन नायब या वगैरह वगैरह मिले हुए हैं। इनका कोई बंदा आ जाए तो वो कहते हैं जनाब कि नहीं ये करप्ट नहीं है। अब सवाल वो पैदा होते हैं जो आपने शुरू में किया, आपने क्या वो एक नया नवाज शरीफ बनेंगे? अगर आपने इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि 1983 का बुज़दार साहब जो है ना ये 1983 के नवाज शरीफ हैं, तो फिर नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह ग्रेजुअली अपने आप को राइज किया है माशाल्लाह, मनी लॉन्ड्रिंग हुई, फिर उसके बाद उन्होंने कंपनियां बनाई, सारे असासे बने, दुनिया के 5 बड़े आज़मों में जदादें निकली। अच्छा, नवाज शरीफ साहब शायद हो सकता है लेट उन्होंने शुरू किया हो, बुज़दार साहब पे तो अभी इस पे बातें आना शुरू हो गई हैं बहुत सारी, कि 2 सालों में कि बदले डेरा गाजी खान की बातें आ रही हैं, बाकी उसमें चीज़ें आ रही हैं। सो इमरान खान साहब का ये डिफेंड करना, और साथ में लास्ट फिर आमिर साहब से भी इस पे लें, ये कहना कि मेरी कैबिनेट का कोई वजीर करप्शन पे कोई नहीं है। जनाब ये आजम सवाती पे कल मैं ले आऊँ जो JIT रिपोर्टें पेश हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिनको डर के मारे आपने उस वक्त इनको इस्तीफा दिलवा दिया था कि इन पे आर्टिकल 62-63 लग रहा है। 4 JIT की रिपोर्टें मेरा ख्याल कल मैं ले आऊँ आमिर साहब, और कल वो भी ले आए तो वो बाकियों की कसर जो है ना वो JIDC केस का हम मजीद फॉलो अप करेंगे कि वो क्यों आगे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। तो बाकी वज़रा की भी कुछ नई फाइलें हैं वो पेश करने वाले हैं आने वाले दिनों में। अच्छा, इसमें मज़े की चीज़ एक और है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ एक और है इसमें, कि ये जो फिर स्कैंडल आए हैं, ये सारा चीनी का स्कैंडल आया, ये चीनी की कीमत ये 52 से 105 पहुंच गई है। गंदम की कीमत आपकी जो है वो इस वक्त आपकी 2500 और 2600 पर मेरा ख्याल बता रहे मार्केट में पहुंच गई है। बिजली का आपने खुद किए हैं, और जहां पे भी इंक्वायरी आपने करवाई है खान साहब ने, आपके वजीरों के नाम आए हैं। अब्दुल रज़ाक दाऊद का नाम किस इंक्वायरी रिपोर्ट में नहीं है? ये नदीम बाबर साहब का नाम किस रिपोर्ट में नहीं है? खुसरो साहब जो हैं उनके नाम किस में चीज़ नहीं है? आपके बड़ी पार्टनर्स जो हैं बाकी दीगर लोग हैं सबके नाम आ रहे हैं। दाद देते इमरान खान साहब को, हमारे यहाँ उसमें सराकी में कहते हैं लास्ट में करके आमिर साहब फ्लोर आपको देता हूँ, फिर हमारे आपसे कोई पूछेंगे, वो कहते हैं जो बंदा मुंह पे मुकर जाए और दरिया के पार जाके गालियां देना, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आमिर साहब आपको क्या लग रहा है, वो तो सिर्फ एक मीडिया टॉक के हवाले से रन कर रहे थे ना इमरान खान साहब? मैं बड़ी लंबी कहते से बात करते रहेंगे, मैं सिर्फ एक मुख्तर करूँगा कि उन्होंने ये जो बुज़दार साहब का कंपैरिजन किया ना इमरान खान का और नवाज शरीफ साहब से, मुझे ये नहीं पता कि वो जो है नवाज शरीफ साहब को क्रेडिट दे रहे थे या उनकी बेइज्जती कर रहे थे। ये मुझे समझ क्लियर नहीं हुआ। क्योंकि बहरहाल अगर उनसे कंपेयर कर रहे हैं तो नवाज शरीफ साहब का ठीक है, जो भी मुकदमात हैं, वो 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो ये कह रहे हैं कि क्या बुज़दार साहब इस मुल्क के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे, तो उनकी ट्रैजेक्टरी वैसी चलेगी। पर मैं आज ज़रा टाइम थोड़ा है, इम्पॉर्टेंट इशू है कि खबरें चल रही थी टिकर के ऊपर और सोशल मीडिया पे कि पाकिस्तान की जो सबसे इम्पॉर्टेंट पोस्ट मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर, और शायद प्राइम मिनिस्टर से भी कई दफ़ा ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उनका सारा सेक्रेटेरिएट, उसका इंचार्ज जो है वो उसका इंचार्ज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर है। तो ये सोशल मीडिया पे ये चल रही थी कि जनाब शायद इम्कान है कि इनका काजिम नियाज साहब का जो कि चीफ सेक्रेटरी KP हैं उनको लगा दिया जाए। क्लासर साहब का पहले यही ख्याल था, क्योंकि वो आजम खान साहब का ये बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड भी रहे हुए हैं और चीफ सेक्रेटरी जाहिर है KP में रहे हुए हैं। और भी तो वो उनके और मैं आपकी बात काट रहा हूँ, बड़ा टाइम है हमारे पास, और भी वजह थी। मैंने मारिया के डर से भी नहीं कहा था, क्योंकि मारिया भी पश्तून है। अब हम ये मतलब हमारे उस पे हम रिस्क नहीं ले सकते। हम जिस तरह ऑनरी सराइकी हैं तो हम थोड़े से ऑनरी पख्तून भी है, हमारे पख्तून तो कश्मीरी भी है। सो पख्तून, इसलिए मैं कहता था कि खैबर पख्तून से ही बंदा आएगा जिसने भी आना। नहीं, बहरहाल तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। काज़िम नियाज साहब जो है, मैं ना ही खुदा न खास्ता उनकी कोई इखलाकी कोई उन पे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ सारा, के बड़े अच्छे ख़ानदान से हैं, रजड़ 4 सदा से हैं, और उनके वालिद साहब जो है प्रोफेसर जहांज़ेब, पश्तो के बहुत बड़े नाम है उनका। असद यार वली साहब बड़े खुश होंगे क्योंकि उनके कज़न भी हैं, और इनके काज़िम नियाज साहब को पता है कि उनके कज़न हैं? नहीं, ये नहीं बताया गया, मेरा ख्याल ये नहीं बताया गया होगा। हैदर होती साहब जो है ना, इनके ब्रदर इन लॉ के ब्रदर इन लॉ हैं। सो वो ANP के तो पूरे रिश्तेदार जो 4 सदा
जो है वो खुश होगा इसमें कि जाहिद खान मुझे अब समझ आ रही है। तो वो मुझसे कोई पूछ रहा था कि पूछ रहे हैं कि इसको क्या तकलीफ है, तो अब मुझे समझ आ रही है। नहीं वे मुझे उनके उस पर नहीं एतराज है, मुझे साहब ने आपको मैसेज करके पूछा कि मुझे नहीं आया, मुझे किसी ने कहा कि वो पूछ रहे थे कि ये आमिर मतीन को क्या तकलीफ है काजिम नियाज साहब की। मुझे काजिम नियाज साहब से जाती तौर पे नहीं है, कहना था मैंने अप्लाई किया हुआ है प्रिंसिपल सेक्रेटरी की पोस्ट। मुझे सिर्फ तकलीफ ये है कि पाकिस्तान में पहले ये 6 साल से हो रहा है फवाद हसन फवाद से और आजम खान से भी कि जब आप बहुत ज़्यादा जूनियर अफसर को लगाते हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम निज़ाम ख़राब हो जाता है। तो ये 20वें कॉमन के हैं और फवाद हसन फवाद की तरह 21वें ग्रेड में हैं और इस वक्त 12वें ग्रेड के कॉमन्स के भी जो अफसरान बैठे हुए हैं। सुखेरा साहब 13वें में हैं, नवीद कामरान साहब भी 13वें कॉमन्स के हैं। तो 7-8 साल का बैच तकरीबन ये 150-200 अफसरान हैं जिसको सुपरसीड करके ये लगाए जाएंगे। ये मैं बार बार फ़ौज की एग्जांपल देता हूँ कि फ़ौज का चीफ जो है ये आर्मी के सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर सबसे बड़ी पोस्ट जो आर्मी चीफ के बराबर यही होती हैं। तो अगर कोई 150-200 बंदों को सुपरसीड करके कोई आप मेजर जनरल जो है ये मेजर जनरल के रैंक के बराबर हैं को लगा दें तो फौज का सत्यातर हो जाएगी 1 साल में। और ये 6 साल से ये सिलसिला जारी है कि नवाज शरीफ साहब ने भी यही किया, ये इमरान खान साहब भी ये पहले भी यही कर रहे हैं, अब यही कर रहे हैं। नुकसान ये होता है कि इनका फॉर एग्जाम्पल एक दफ़ा जॉइंट सेक्रेटरी नून लीग के दौर में पीएम सेक्रेटेरिएट में रह चुके हुए हैं, उनके साथ इन्होंने काम किया हुआ है और एडिशनल सेक्रेटरी भी थोड़ा सा रहे हुए हैं। पर ये फेडरल इस्लामाबाद की जो बुनियादी PSPM के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसने मशवरा देना होता है, हर फाइल देखनी होती है। तो उनको जो बुनियादी मिनिस्ट्री हैं जैसा कि कॉमर्स, जैसा कि इस्टेब्लिशमेंट, जैसा कि फाइनेंस, ये 3-4 का थोड़ा तजर्बा हो इस्लामाबाद का। जिस तरह वाशिंगटन में कोई बेल्ट वे के अंदर से कोई आए तो पॉलिटिशियंस के लिए बाहर से वो परेशान हो जाते हैं कि इस शख्स का तजर्बा नहीं है। दूसरा होता क्या है, ये होता आ रहा है, ये नरगिस सेठी के दौर में हुआ, जूनियर लगाई गई, ये फवाद हसन फवाद के दौर में हुआ, ये आजम खान के कि जब आप 21वें ग्रेड का बंदा लगाते हैं तो वो 22वें ग्रेड का लगना चाहता है। वो अपनी तरक्की के लिए सारा मेरिट सत्यानाश करके तो वो फिर अपनी तरक्की करवाने से पहले कोई 50-60 लोगों की नाजायज़ अपने बैचमेट की तरक्कियाँ करवाता है और बिल्कुल उससे सारा सिस्टम ये जो मेरिट प्राइम मिनिस्टर साहब कहते रहते हैं। तो वो जो इशरत साहब से कमेटी बनाई हुई है और मेरिट की बात करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी को रिफॉर्म करेंगे, तो अगर आपने इतने जूनियर अफसरान लगाने हैं तो उसको फिर फेंक दें, उस कागज़ को फेंक दें, उसकी बाद ना हमें ये मेरिट करना कराएं क्योंकि इसके रिपरकशंस हैं। ये आपकी मैनेजमेंट हो ही नहीं सकती है कि आप इतने जूनियर अफसरान को लगाएं तो सिस्टम खराब हो जाता है। लेकिन एक होती है चीज़ कारकर्दगी और एक होती है सीनियरिटी, तो आपको क्या लग रहा है कि भाई तो कुछ ये गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन आपने, मैं ये मैं सांस चढ़ गया था तो इसलिए मैं आपने बहुत अच्छा बात किया। भाई कोई ना कोई क्राइटेरियन तो रखे ना, अगर सीनियरिटी अगर आपने रखना है तो फिर वो नदीम कामरान जो 13वें के या सुकेरा साहब बैठे हुए हैं वो सीनियरिटी पे हैं, या आपने एक्सपीरियंस देखना है तो यही एग्जैक्टली मैं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं समझ आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ एक क्राइटेरियन नज़र आ रहा है क्योंकि आज़म खान के ये दोस्त हैं, वो 17वें बैच के हैं, उन्होंने पहले अपना IGP बैचमेट लगवा लिया पंजाब में, अब वो अपने लोग प्लेस करवा के जाना चाह रहे हैं ताकि पीछे मुझे शक है क्योंकि मैं आइंदा आने दिलों में 2-4 स्टोरियां की हैं कि काफ़ी ऐसी स्टोरियां करने वाले हैं जो इसको वो कवर अप करना चाहते हैं, वो एक ट्रेल छोड़ के जा रहे हैं। तो मुझे डर है कि वो इस वजह से ये काज़िम नियाज़ साहब को लाया जा रहा है। आमिर साहब ये बड़ी मुश्किल से ये शो शुरू हुआ, तो इस तरह की बातें बता के क्यों दोबारा शो के लिए खतरात पैदा कर रहे हैं? यहाँ पे क्लोजिंग का टाइम हुआ है, प्रोग्राम खत्म हुआ है, इसी पर हम मजीद आगे आने वाले दिनों पर भी मजीद क्या डेवलपमेंट्स होती है प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।